हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हरियाणा जीके के एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम कई अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सेशन की, जिसमें हमारा जो टारगेट रखा हुआ है वो हरियाणा सीईटी को रखा हुआ है, जो 4 से 12 जून के बीच में होने वाला है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा खनिज पदार्थ भारत के सिर्फ जिला भिवानी के गांव कल्याणा में पाया जाता है। तो अगर आप बात करें दोस्तों कि भिवानी के गांव कल्याणा, तो सबसे पहले तो आप एक बात याद रखेंगे कि ये जो कल्याणी गांव या कल्याणा गांव है दोस्तों, ये अब भिवानी जिले का न रहकर किस जिले का है? ये है चरखी दादरी का। किसका है? चरखी दादरी जिले का है। तो याद रखिएगा, कल्याणी गांव जो है वो किस जिले का है? चरखी दादरी का। क्यों है दोस्तों? क्योंकि भिवानी जिले से ही अलग होकर भारत हरियाणा का 22वां जिला बना था चरखी दादरी, जो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2016 को हुई थी। और ये जो चरखी दादरी है, अब वो गांव जो कल्याणा है वह इस जिले के अंतर्गत आता है। इसीलिए याद रखेंगे यह गांव जो है अब चरखी दादरी के अंतर्गत आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि चरखी दादरी या फिर भिवानी के गांव कल्याणा में पाया जाने वाला भारत का सिर्फ एकमात्र पत्थर कौन सा है? तो याद रखिएगा, कल्याणा गांव में पाया जाता है दोस्तों हिलना पत्थर। कौन सा पत्थर पाया जाता है? तो इसी गांव में पाया जाता है हिलना पत्थर, जिसे हम डांसिंग स्टोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डांसिंग स्टोन। याद रखिएगा, भारत का सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य हरियाणा, और हरियाणा का वो जिला है चरखी दादरी, और चरखी दादरी का वो गांव है कल्याणा गांव। और इसी कल्याणा गांव में दोस्तों पाया जाता है डांसिंग स्टोन या हिलना पत्थर। जब आप इस पत्थर को देखते हैं तो इसमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, जिस कारण जब आप इसे कई बार लगातार देखते हैं तो यह हमें हिलता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है डांसिंग स्टोन। क्या कहा जाता है? डांसिंग स्टोन। तो याद रखिएगा, चरखी दादरी जो है एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें यह डांसिंग स्टोन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? बात आई है फूल की, तो याद रखिएगा कि हरियाणा में जिस फूल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो है ग्लेडियोलस का फूल। कौन सा फूल है? तो वो है दोस्तों ग्लेडियोलस का फूल। और याद रखिएगा कि ये जो ग्लेडियोलस का फूल है ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और किस ज़िले में उगाया जाता है? तो याद रखेंगे, ये जो उगाया जाता है ये बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद के उगाया जाता है। ये फरीदाबाद वही है जिसे शेख फरीद ने बसाया था, जो जहांगीर का एक कोषाध्यक्ष हुआ करता था। तो हरियाणा में किस फूल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है? ग्लेडियोलस की जाती है। उसके अलावा आप याद रखेंगे, गुलाब की खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा की जाती है पानीपत में। कहाँ पे की जाएगी? तो सबसे ज़्यादा ये की जाएगी पानीपत में। रजनीगंधा की खेती की जाती है फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। और गेंदे की जो खेती है दोस्तों ये की जाती है गुरुग्राम में। कहाँ पे की जाती है? तो ये गुरुग्राम में की जाती है। चारों मैंने बताया, हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है ग्लेडियोलस फरीदाबाद जिले में। दूसरा, गुलाब उगाया जाता है पानीपत में। रजनीगंधा सबसे ज़्यादा होता है फरीदाबाद में। और गेंदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये होता है गुरुग्राम में। कहाँ पे होता है? तो गुरुग्राम में होता है। तो यार चारों के चारों आपको याद रखने हैं दोस्तों। मोरनी की पहाड़ियों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे पहले तो आप बात करेंगे मोरनी के बारे में। तो याद रखिए, ये जो मोरनी है ये हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? तो हरियाणा का जो पंचकुला जिला है, जो सबसे उत्तरी जिला माना जाता है, और इसी उत्तरी जिले का सबसे उत्तरी गांव है शाहपुर गांव। कौन सा गांव है? शाहपुर। तो याद रखेंगे कि जो मोरनी की पहाड़ियां हैं ये हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ती है। और इन्हीं मोरनी की पहाड़ियों में एक रानी रहा करती थी जिसका नाम था मोरनी, और उसी रानी के नाम पर इसका नाम पड़ा था मोरनी की पहाड़ियां। और इन्हीं मोरनी की पहाड़ियों में एक चोटी पड़ती है पंचकुला जिले में, जिसका नाम है करो की चोटी। कौन सी चोटी? करो की चोटी, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी एक्चुअल हाइट 1467 मीटर है। कितनी है? 1467। और 1467 मीटर अगर ऑप्शन में ना मिले तो आप आंसर करेंगे 1514 मीटर। कितना आंसर करेंगे? 1514 मीटर। याद रखिएगा। चलिए, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखेंगे कि इसकी जो मिट्टी की है उसका जो रंग है दोस्तों वो भूरे रंग का है। किस रंग की मिट्टी है यहाँ की? तो मोरनी की पहाड़ियों में भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। ये बातें याद रखेंगे। और मोरनी से ही आपकी एक बस सेवा या बस एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की गई थी, जिसे हम जानते हैं आरोग्यम के नाम से। किस नाम से?
आरोग्यम के नाम से। आरोग्यम कुछ नहीं था दोस्तों कि पहाड़ियों के ऊपर जो फोर व्हीलर होते हैं उन्हें चलाने में दिक्कत आती है, इसीलिए वहाँ पर दोपहिया वाहन या मोटरसाइकिल के ऊपर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी। वही कहलाती है आरोग्यम। क्या कहलाती है? तो वही कहलाती है आरोग्यम सेवा। चलिए, झांसी में असीरगढ़ के किले का निर्माण कब करवाया गया था? किसने नहीं, कब करवाया था? सबसे पहले हम बात करेंगे असीरगढ़। तो याद रखिएगा कि झांसी के अंदर पड़ता है असीरगढ़ का किला, और इसी असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज चौहान जो है यही पृथ्वीराज तृतीय है जो प्रसिद्ध है बैटल्स ऑफ त्राइन या त्राइन के युद्धों के लिए जो जाना जाता है। याद रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जो 1191 ईस्वी में हरियाणा के करनाल जिले में पड़ने वाले त्राइन या त्रावड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसके अंदर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था और दूसरी तरफ लड़ रहा था गौरी वंश का मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया गया था झांसी से गोविंद राय के द्वारा, कन्नौज से जयचंद के द्वारा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में जीत गया और त्राइन का दूसरा युद्ध अगले ही साल 1192 में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और यहीं से ही शुरुआत होती है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि झांसी में असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप आंसर करेंगे इसका जो निर्माण करवाया गया वो पृथ्वीराज के द्वारा। लेकिन किस सदी में? तो आप लोग जानते हैं इसका जो निर्माण करवाया गया था यह करवाया गया था 12वीं सदी में। कौन सी सदी थी वो सदी थी 12वीं सदी। और इसी 12वीं सदी में निर्माण कराया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसे हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। और इसी पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और आप लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चंद्रबरदई ने। किसने लिखी थी? तो ये चंद्रबरदई ने। ये चंद्रबरदई जो है इसे क्या आदि कवि के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म हरियाणा के ही हिसार जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो हरियाणा के ही हिसार जिले में जन्म लेने वाला चंद्रबरदई, जिसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसे हम पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में लिखी गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने आपको बताया था तीनों के तीनों जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। मिथ्याथल जो कि कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में पड़ता है, जिससे समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है, जिसकी खोज 1973 एंड 1974 में RS बिष्ट रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। राखीगढ़ी जो एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता है, हरियाणा के नारनौंद में पड़ता है, और नारनौंद पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले में। तीनों के तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? कि इनमें से सभी जो हैं ये हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है? स्थल हैं। उसके अलावा आप याद रखेंगे फरमाना खास या दक्ष खेड़ा जो हरियाणा के रोहतक जिले में है। उसके अलावा आप याद रखेंगे भगवानपुर, गिरावड़, बालू हाट, ये सारे के सारे स्थल जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में रानिया कस्बे को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर एक कस्बे का नाम आया जिसका नाम है रानिया कस्बा। और याद रखिएगा ये जो रानिया है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा के सिरसा जिले में। ये रानिया जो है ये एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से जो MLA चुने गए हैं वो चुने गए हैं रणजीत सिंह चौटाला। कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे रणजीत सिंह चौटाला को, जो कि एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं। और याद रखिएगा इन्हीं रणजीत सिंह चौटाला को जो डिपार्टमेंट दिया गया है या जो मंत्री हैं ये हरियाणा के जेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री है दोस्तों। कौन से हैं? तो ये हरियाणा के जेल मिनिस्टर भी हैं और इसी के साथ साथ ये ऊर्जा मंत्री हैं। तो आपसे पूछा गया है कि रानिया जो कस्बा है इसका पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा इसका जो पुराना नाम था वो था राजबपुर। क्या नाम था? वो था राजबपुर। और इसी राजबपुर को कई बार गजबपुर के नाम से जाना जाता है। इसी रानिया को बसाया गया था राय वीरू के द्वारा। किसने बसाया था? राय वीरू के द्वारा बसाया गया था और रानिया का नाम आया है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि ये रानिया जो है यहीं पर एक बांध पड़ता है और उस बांध का नाम है ओट्टू बांध। क्या नाम है? ओट्टू बांध। तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइए ओट्टू बांध किस नदी पर बनाया गया? घग्गर नदी पर बनाया गया है। किस जिले में पड़ता है? सिरसा जिले में। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? तो रानिया विधानसभा क्षेत्र।
और याद रखिएगा इसी ओट्टू बांध का दूसरा नाम है वीयराज बांध और इसे ही कहा जाता है धनुर झील के नाम से। तो एक ही बांध है, तीन अलग अलग नाम, ओट्टू बांध, वीयराज बांध या धनुर झील। धनुर के जैसी इसकी आकृति है, इसीलिए दोस्तों इसे धनुर झील कहा जाता है। सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो सच्चर फार्मूला है ये लागू हुआ था सबसे पहले, तो याद रखेंगे कि पंजाब के जो सीएम हुआ करते थे जिनका नाम था भीमसेन सच्चर। पंजाब के सीएम कौन थे? वो थे भीमसेन सच्चर। और इसी भीमसेन सच्चर के नाम पर 1 अक्टूबर 1949 का वो दिन था जब लागू हुआ था सच्चर फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सच्चर फार्मूला। एक और क्वेश्चन बनेगा सच्चर फार्मूले से, बताइए सच्चर फार्मूले के अनुसार पंजाब को कितने भागों में बांटा गया। तो पंजाब को 2 भागों में बांटा गया। वो 2 भाग कौन कौन से थे? तो एक था हिंदी भाषाई क्षेत्र। कौन सा था? एक था हिंदी भाषाई क्षेत्र और दूसरा बांटा गया दोस्तों वो था पंजाबी भाषाई क्षेत्र। यानी जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी वह क्षेत्र कहलाया हिंदी भाषाई क्षेत्र यानी हरियाणा वाला क्षेत्र, और पंजाबी भाषाई क्षेत्र यानी पंजाब के जो लोग थे जो पंजाबी बोलते थे वह क्षेत्र कहलाया पंजाबी भाषाई क्षेत्र। तो 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के तत्कालीन सीएम भीमसेन सच्चर के नाम पर ही एक फार्मूला लागू हुआ जिसका नाम था भीमसेन सच्चर फार्मूला। और इसके अंदर पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया जिसमें एक कहलाया हिंदी भाषाई क्षेत्र और दूसरा कहलाया पंजाबी भाषाई क्षेत्र। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो अगर आप बात करें महेंद्रगढ़ जिले की, जिसकी स्थापना 1861 में ही पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पर की थी। दोस्तों याद रखेंगे ये जो महेंद्रगढ़ है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरियाणा में खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम कई बार कहते हैं हरियाणा की खनिज नगरी। क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे मिनरल सिटी ऑफ हरियाणा या हरियाणा की खनिज नगरी। या आपसे पूछा जाए हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं तो वो भी महेंद्रगढ़ जिला है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है, स्लेट पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर ये सारे के सारे पाए जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा की मिनरल सिटी है। लेकिन आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए हरियाणा में सबसे ज़्यादा गंधक जिसे हम सल्फर के नाम से जानते हैं वह कहाँ पर पाया जाता है। तो जब भी आपसे गंधक के बारे में पूछेगा तब आपका आंसर जो होगा वो होगा पानीपत। क्या होगा? तो गंधक या सल्फर जब भी आपको लिखा हुआ मिले आंसर करिएगा पानीपत। लेकिन आपसे पूछा जाए बताइए स्लेट कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में अगर मिले कुंड गांव, कौन सा गांव है? रेवाड़ी जिले का कुंड गांव है और उसी कुंड गांव के अंदर सबसे ज़्यादा स्लेट पाया जाता है। तो गंधक के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा का पानीपत जिला जिसका नामकरण पाणिनि ऋषि के नाम पर हुआ, और रेवाड़ी का कुंड गांव प्रसिद्ध है स्लेट के लिए। किसके लिए? स्लेट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए याद रखेंगे ये बातें आप लोग। निम्न में से कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात के जाने के बाद किया जाता है। जब लड़के का विवाह होता है तो बारात जाती है, और बारात जाती है तो घर के जितने भी पुरुष होते हैं वो सारे के सारे बारात में चले जाते हैं। अब घर में जो पुराने समय में महिलाएं अकेली होती थी तो वो रात को टाइम पास करने के लिए एक नृत्य किया करती थी, और आपको बताना है कि वो नृत्य कौन सा था। आजकल जो ज़माना है वो बदल चुका है दोस्तों, आजकल लड़कियां भी बारात में जाती है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही बारात में जाया किया करते थे, और जो महिलाएं घर में बच जाया करती थी तो वो इकट्ठी हुई महिलाएं रात को टाइम पास करने के लिए एक डांस किया करती थी, जिसके अंदर एक महिला के द्वारा पुरुष के कपड़े धारण किए जाते थे और एक महिला के भेष में रहती थी, और दोनों के द्वारा जो है कपल डांस जैसा एक डांस होता है दोस्तों, वही डांस कहलाता है खोड़िया नृत्य। कौन सा डांस कहलाएगा वो? तो वो कहलाएगा खोड़िया नृत्य। अगर आप बात करें खोड़िया नृत्य की तो ये जब बारात चली जाती है तो लड़के के विवाह पर किया जाता है दोस्तों। दूसरा याद रखेंगे खोड़िया से मिलता जुलता ही एक शब्द और जिसका नाम है खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य? खेड़ा नृत्य। और ये जो खेड़ा नृत्य है ये किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु पर। कब किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा कि जब परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उसी की मृत्यु के पश्चात घर की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह कहलाता है खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य कहलाता है वो? तो वो कहलाएगा खेड़ा नृत्य। तो याद रखेंगे छठी नृत्य। अगर आप बात करें छठी नृत्य की तो आप लोग जानते हो जब गोगा नवमी का अवसर आता है तो उसी के ऊपर एक तो होता है छठी नृत्य और दूसरा होता है छठी नृत्य। छठी नृत्य किया जाता है बच्चे के जन्म के छठे दिन। कब किया जाता है? तो वह किया जाता है बच्चे के जन्म के
छठे दिन, तो याद रखिएगा जब बच्चे के जन्म के 6 दिन हो जाएंगे तो एक नृत्य किया जाएगा, उसे हम छठी नृत्य। लेकिन छड़ी नृत्य कब किया जाएगा, तो वह गोगा नवमी पर किया जाता है। धमाल नृत्य की अगर आप बात करें तो ये महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य है, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है धमाल नृत्य, जिसके अंदर धमाल किया जाता है महिलाओं और पुरुषों के द्वारा चांदनी रात को। डमरू नृत्य है कि डमरू को बजाकर जब डांस किया जाएगा तो वह कहलाएगा डमरू नृत्य। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों आपके, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स हरियाणा के किस शहर में स्थित है। इसे हिंदी में हम बोलेंगे सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र। क्या बोलेंगे, कि सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र। वेजिटेबल होती है सब्जियां, और याद रखिएगा सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र जो है ये हरियाणा के करनाल जिले में गरौंडा में है। कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा गरौंडा करनाल में है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, नाम आया है मंजियाना या मांगियाना का, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ता है। तो यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों फल उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा, फल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है मंजियाना या मांगियाना गांव में, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, जिसकी स्थापना 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम थे उनके समय के दौरान हुई थी। तो दोनों बातें याद रखेंगे। एक तो पूछागा आपसे कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, आंसर करेंगे गरौंडा करनाल में। दूसरा पूछा जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स या फल उत्कृष्टता केंद्र, आंसर करेंगे मांगियाना। तीसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र, तब आप आंसर करेंगे लाडवा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, लाडवा कुरुक्षेत्र में। तो याद रखेंगे तीनों चीजें। और चौथा याद रख लीजिएगा, आलू से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा आलू प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ये करनाल में है, और करनाल का ही वो गांव है श्यामगढ़ गांव, जिसमें लगता है हर साल आलूओं का मेला। श्यामगढ़ गांव में ही क्या लगता है, आलूओं का मेला लगता है भाई, जो 2020 में पहली बार लगाया गया था। चारों बातें याद रखने वाली है। पाणिनि ऋषि के नाम पर, अभी बताया ना पाणिनि ऋषि की बात आई थी, पाणिनि के द्वारा एक किताब लिखी गई और उस किताब का नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था, अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण की पुस्तक जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, जिसमें टोटल 8 अध्याय थे। और इसी अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि के नाम पर हरियाणा का जो जिला जाना जाता है उसका नाम है पानीपत। क्या नाम है, पानीपत, जो प्रसिद्ध है 3 बैटल्स ऑफ पानीपत या पानीपत की 3 लड़ाइयों के लिए। पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई। और तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। दोस्तों तो याद रखेंगे आप बातें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो आपसे ये पूछा गया है, बताइए बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है, आंसर करेंगे कुरुक्षेत्र में। दूसरा पूछा गया है कि उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके जो फाउंडर थे वो थे स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। कौन थे दोस्तों, तो वो थे स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। तो याद रखिएगा इन्हीं विशुद्धानंद महाराज के द्वारा स्थापना की गई थी बाबा काली कमली वाले डेरे की, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र की बात आई है तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में पढ़ने वाले वाल्मीकि आश्रम, तो वाल्मीकि आश्रम जो है जहाँ पर बाबा लक्ष्मण दास गिरी की समाधि है, तो वो भी पड़ता है कुरुक्षेत्र में। पृथुदक मंदिर पड़ता है, गौड़ीय मठ है, बाण गंगा है, कामोदा तीर्थ स्थल है, अदिति मंदिर, देवी मंदिर, ज्योतिसर, कार्तिकेय मंदिर, सन्निध तीर्थ, मार्कंडेय तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, आपगा मंदिर, कुबेर तीर्थ, नरकातारी, यानी सारे के सारे ये तो तीर्थ स्थल है, ये कहाँ के हैं, ये कुरुक्षेत्र के ही है। जिसमें इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। सन्निध तीर्थ जहाँ पर 7 नदियों का 7 सरस्वती नदी की धाराओं का संगम होता है, जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहलाता है। तीसरा कार्तिकेय मंदिर, चौथा ज्योतिसर, 5वां अदिति मंदिर, छठा लक्ष्मी नारायण मंदिर, 7वां बाणगंगा, 8वां वाल्मीकि आश्रम, 9वां काली कमली वाले का डेरा, 10वां पृथुदक मंदिर, नरकातारी तीर्थ, कृष्ण अर्जुन मंदिर, कमलनाथ तीर्थ, गीता भवन और कालेश्वर तीर्थ के बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष की रानी कल्पना चावला का संबंध, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कल्पना चावला जो कि स्पेस क्वीन या स्पेस गर्ल के नाम से जानी जाती है, जिसे हम अंतरिक्ष की रानी बोलते हैं, हरियाणा के करनाल जिले में जिसका जन्म हुआ था, 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। दूसरी बार जब वह कोलंबिया नामक यान से गई थी, तो जब वह धरती पर लौट रही थी तो धरती पर लौटने से मात्र 16 सेकंड पहले उनका जो यान था वह क्रैश हो चुका था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपसे पूछा गया कल्पना चावला का संबंध कहां से है, तो आंसर करेंगे इनका जो संबंध है हरियाणा के करनाल जिले से है, और करनाल जिले में ही एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है कुटेल गांव। कौन सा गांव है? कुटेल गांव। और इसी कुटेल गांव में कल्पना चावला के नाम पर ही बनाया गया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताइए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है, तो आंसर करेंगे कुटेल गांव। और कुटेल गांव कहां का है डियर स्टूडेंट्स, तो वो है करनाल जिले का गांव। कहां का है? करनाल जिले का गांव। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इनसे संबंधित पुस्तक का नाम, तो एन एज ऑफ टाइम जो पुस्तक है वह इन्हीं से संबंधित है, तो वो भी आप याद रखेंगे। पुस्तक का नाम क्या है? एन एज ऑफ टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवार तथा अनुसूचित जाति की लड़की की शादी में, देखिए अभी एचटेट हुआ था 2021 में, तो एचटेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि बताइए इंदिरा गांधी योजना के तहत कितनी राशि हरियाणा सरकार देती है? 51,000, 31,000, 21,000 या 5,15,000? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा आप लोग, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा था, उसके अंदर सिर्फ एक लड़के के द्वारा ही उसका आंसर दिया गया था, जो उसका बिल्कुल राइट आंसर था कि जोहराबाई का संबंध कहां से है। आज दूसरा क्वेश्चन आपसे कि इंदिरा गांधी योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, फटाफट आंसर करिएगा। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो अगर आप बात करें थर्मल पावर प्लांट की जिसका नाम है राजीव गांधी के नाम पर, तो ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? हिसार जिले के खेदड़ गांव में। कहाँ पे? हिसार जिले के खेदड़ गांव में। और याद रखिएगा इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 1200 मेगावाट। कितनी है? 1200 मेगावाट है। इसमें 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगी हुई हैं, तो 600 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 मेगावाट आएगा। तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के खेदड़ गांव हिसार जिले में लगी हुई है। और कई बार आपसे पूछा जाता है बताइए खेदड़ जो है इसको, खेदड़ पावर प्लांट को जो है किस नहर द्वारा पानी दिया जाता है? तो याद रखिएगा बरवाड़ा ब्रांच द्वारा। कौन सी ब्रांच द्वारा? तो बरवाड़ा ब्रांच। आप लोग जानते हैं भाखड़ा नहर की ही 2 ब्रांच, एक है नरवाना ब्रांच और दूसरी है बरवाड़ा ब्रांच, जिसमें बरवाड़ा ब्रांच जो है जिसकी पानी की कैपेसिटी 1700 क्यूसेक है और नरवाना ब्रांच जिसकी कैपेसिटी 2700 क्यूसेक है। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है क्यूसेक। तो क्यूसेक क्या होता है कि बहते हुए जो पानी को मापा जाता है दोस्तों वो क्यूसेक में मापा जाता है। आप जानते हो हम लिक्विड को लीटर में मापते हैं, लेकिन जो बहता हुआ पानी है जैसे नहर का पानी है, नदी का पानी है, किसी नाले का पानी है, इन्हें जब आप मेजर करेंगे तो वो क्यूसेक में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा? तो वो क्यूसेक में मापा जाएगा। तो याद रखिएगा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो है वो खेदड़ गांव हिसार में है। बरवाड़ा ब्रांच जो भाखड़ा नहर की ही एक ब्रांच है उसके द्वारा पानी दिया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है दोस्तों? 1700 क्यूसेक। कितनी है? 1700 क्यूसेक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें जो कथन गलत है उसके बारे में पता लगाना है। तो अगर आप बात करें हिसार के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक है, बिल्कुल सही बात है। 1354 ईस्वी में, कब? 1354 ईस्वी के अंदर बसाया गया था। कौन सा? हिसार ए फिरोजा, जो बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी हिसार ए फिरोजा का पुराना नाम हुआ करता था ईशुकार। क्या हुआ करता था? ईशुकार हुआ करता था। फरीदाबाद का संस्थापक था शेख फरीद, जो कि जहांगीर का क्या था? कोषाध्यक्ष था। बिल्कुल सही बात है। रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवत था। बिल्कुल गलत बात है ये। सिरसा का संस्थापक राजा सारस था, तो राजा सारस के नाम पर ही सिरसा का। आप जानते हो रेवाड़ी जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वो गढ़ी बोलनी के ही एक अहीर सरदार जिसका नाम था नंदराम, उसी नंदराम के द्वारा जो है रेवाड़ी की स्थापना की गई थी। तो राजा रेवत जो है इसी की एक बेटी हुआ करती थी रेवती देवी, जिसे ये प्यार से रेवा कहा करता था। और अपनी बेटी रेवा के नाम पर ही इसने हरियाणा के रेवाड़ी का नामकरण किया था।
तो इसने पूछा है संस्थापक के बारे में, तो याद रखिएगा रेवाड़ी का जो संस्थापक है वो कौन है, वो है गढ़ी बोलनी का ही एक सरदार जिसका नाम क्या था, नंदराम था। और इसी नंदराम के द्वारा रेवाड़ी की स्थापना की, लेकिन नामकरण हुआ था राजा रेवत की पुत्री रेवती देवी के नाम पर। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि रेवाड़ी का जो संस्थापक है वो राजा रेवत न होकर नंदराम था। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अगर आप बात करें भाखड़ा नहर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि भाखड़ा नहर जो है ये पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर एक बांध बनाकर जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि रोपड़ जिले में पड़ता है पंजाब के, वहां से भाखड़ा नांगल बांध बनाकर जिसके जनक माने जाते हैं सर छोटूराम, एक नहर निकाली गई जिसके नाम है भाखड़ा नहर, जिसकी लंबाई है 165 किलोमीटर और यह पंजाब के रोपड़ व पटियाला जिले से बहती हुई हरियाणा में प्रवेश करती है फतेहाबाद जिले के टोहाना में। और ये जो टोहाना है और टोहाना में ही पड़ता है अजीमगढ़ गांव, वहां पर सबसे पहले प्रवेश करेगी। और इसी को कहा जाता है दोस्तों, टोहाना को नहरों का नगर क्या कहा जाता है, कनाल सिटी ऑफ हरियाणा या नहरों के नगर के नाम से जानते हैं। और इसी नहर द्वारा सिंचाई होती है 6 लाख हेक्टेयर में, कितने में, 6 लाख हेक्टेयर में इससे सिंचाई होती है। तो याद रखेंगे कि इसी की ब्रांच कई जगह फैली हुई है जिसमें सिरसा है, हिसार है, रोहतक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये सभी, क्या हो जाएगा ये सभी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है हरियाणा की, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है ऑलरेडी सारे के सारे लेक्चर में, तो आपको बताया गया था कि हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का वो विद्रोह जिसके अंदर हरियाणा जो है पहले उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे 1857 की क्रांति के बाद फरवरी 1858 में अंग्रेजों ने पंजाब के साथ मिला दिया था। और जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो हरियाणा है वो किसका हिस्सा था, वह था पंजाब का हिस्सा। किसका हिस्सा था, पंजाब का। और याद रखिएगा हम पंजाब से हरियाणा वासी कब अलग हुए, तो हम अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को। कब हुए थे, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। कौन सा राज्य, 17वां राज्य बना था। और वो संविधान संशोधन था 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत हम हरियाणा वासी पंजाब से अलग हुए थे और हमें 35.8% एरिया पंजाब का दिया गया था, जो वर्तमान में 44,212 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हरियाणा के किस राज्य की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है। तो बाउंड्रीज की बात हुई है, तो यहाँ पे आप पहले तो सही करेंगे कि हरियाणा के किस जिले, राज्य न करके यहाँ पे लिखेंगे हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है। तो जींद की अगर आप बात करें दोस्तों, तो जींद आप लोग जानते हो हरियाणा का दिल है, जो किसके साथ लगता है, जो लगता है पंजाब के साथ। किसके साथ, पंजाब के साथ लगता है, पंजाब के पटियाला जिले के साथ। अगर आप बात करें झज्जर की, तो आप लोग जानते हो झज्जर की जो सीमा है ये भारत की राजधानी दिल्ली के साथ लगती है। लेकिन अगर आप बात करें रोहतक जिले की, तो रोहतक जिले की दोस्तों जो सीमा है वह किसी भी ना तो अन्य पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी राज्य के साथ लगती है और ना ही किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की। तो हरियाणा में से 2 जिले, पहला जिला रोहतक जिला जो 1 नवंबर 1966 को बना तारावती के बेटे रोहतास के नाम पर, जिसका नाम पड़ा रोहतक, और दूसरा जिला चरखी दादरी जो 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से अलग होकर हरियाणा का 22वां जिला बना था। और इन्हीं दो जिलों की सीमा किसी भी अन्य पड़ोसी के साथ नहीं लगती, पहला रोहतक, दूसरा चरखी दादरी। तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ रोहतक दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा केवल 2, यानी रोहतक की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। लास्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे। धर्मवीर, धनिकलाल मंडल, RS नरुला या BN चक्रवर्ती। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों कि बताइए हरियाणा राज्य के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे। अगर आप बात करें पहले राज्यपाल की, तो आपने नाम सुना होगा धर्मवीर का। किसका नाम सुना होगा, तो धर्मवीर का नाम सुना होगा। यही जो है बिजनौर यूपी से संबंध रखते हैं और यही जो है हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। क्या थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल बिजनौर यूपी से संबंध रखने वाले व्यक्ति, जिनका टाइम पीरियड की अगर आप बात करें दोस्तों, तो ये 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक रहे थे। 2021 अगस्त में HCS का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए
हरियाणा के प्रथम सीएम जो कि बिजनौर यूपी से संबंध रखते हैं, उनका कार्यकाल कितना रहा? तो उसमें ऑप्शन में था लगभग 10 महीने। तो इसका राइट आंसर क्या था? लगभग 10 महीने इनका कार्यकाल रहा। तो आपको याद रखना है इनका कार्यकाल कितना था, तो 10 महीने लगभग है दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रॉपर डेट आपको बताई। 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक ये क्या रहे थे? हरियाणा के राज्यपाल या गवर्नर रहे थे। अगर आप अब बात करें गवर्नर की, तो हरियाणा में टोटल 18 गवर्नर अब तक बन चुके हैं। पहले थे धर्मवीर भारती, दूसरे जो राज्यपाल थे वो थे BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा था। 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक उनके द्वारा जो है हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला गया था। नाम आया है धनिकलाल मंडल का, तो याद रखिएगा धनिकलाल मंडल जो है दोस्तों, ये हरियाणा के 10वें राज्यपाल थे। कौन से राज्यपाल थे? हरियाणा के 10वें राज्यपाल। नाम आया है RS नरूला का, जिसे हम रणजीत सिंह नरूला के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो रणजीत सिंह नरूला है दोस्तों, ये हरियाणा के तीसरे नंबर के राज्यपाल थे। कौन से नंबर के? तो RS नरूला तीसरे नंबर के थे। और उसके बाद आया BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अभी बता दिया आपको, सर्वाधिक लंबे समय तक रहे थे। पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था। कहाँ से था? पश्चिम बंगाल से संबंध था। 1967 से लेकर 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल ये रहे थे। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा सबसे अधिक समय तक हरियाणा के राज्यपाल के पद पर किसने कार्यभार संभाला? आंसर करेंगे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिनके नाम पर भिवानी में एक नहर है, कि भिवानी नहर को ही BN चक्रवर्ती नहर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? तो आप आंसर करेंगे हरियाणा के जो 13वें राज्यपाल बने थे, जिनका नाम था ओम प्रकाश वर्मा, उनका कार्यकाल दोस्तों मात्र 6 दिन का रहा था। 2 जुलाई 2004 से लेकर वो 7 जुलाई 2004 तक रहे थे, मात्र 6 दिन। और इनका जो जन्म है वो हुआ था यूपी में। और यूपी में कहाँ पे? तो याद रखेंगे गढ़मुक्तेश्वर में जन्मे थे ओम प्रकाश वर्मा या OP वर्मा। तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? वो है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय जिनका जन्म हुआ था 1947 में हैदराबाद के तेलंगाना में। लेकिन आप जानते हैं कि जो है तेलंगाना अब वो अलग से एक राज्य बन चुका है। 15 जुलाई 2021 को इन्होंने दोस्तों किसके रूप में? हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। PDF के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड को। तब तक आप लोग दोस्तों बने रहें एजुकेशन बोर्ड के इस परिवार के साथ। दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, और क्लासें कैसी लगती है कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। फिर से 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 से ही बनने वाली हर एक बात बताएंगे, यानी लगभग 100 से 125 क्वेश्चन हम एक क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक बने रहें। धन्यवाद।